हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 30 अगस्त 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला मुद्दा है भारत और चीन के बीच एलएसी या वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो वार्ता चल रही है उसमें कहा गया है कि मतभेदों को कम करने और भारत के वक्तव्य में पहली बार ये कहा गया है जब से 20 मई 2020 से ये चल रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में ये बात कही गई है कि मतभेदों को कम करने की बात की गई। इससे लग रहा है कि कुछ प्रगति हो रही है। हम उसको समझेंगे क्यों ये कहा जा रहा है, क्यों ये बात कही जा रही है, कुछ प्रगति हो रही है ऐसी सामने आ रही है। दूसरा है INS अरिघात। यह एक हमारी अरिहंत क्लास की जो है न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। दोनों न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर कैपेबल अलग अलग भी चीज़ होती है। न्यूक्लियर पावर्ड मतलब जो उसका इंजन होता है वह न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, और न्यूक्लियर कैपेबल यानी उस पर ऐसे मिसाइल उसकी मारने की क्षमता होती है जो न्यूक्लियर हथियारों को ले जा सके। ये दोनों में सक्षम है, और कहीं न कहीं इसका जलावतरण भारत के जो न्यूक्लियर डिटरेंट है, जो पॉलिसी है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण उसको जो है इन्हांस करने वाली है। अब हमारे पास 2 परमाणु पनडुब्बी हो गई है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। और तीसरा है 28 अगस्त को भारत के गवर्नर जो है, RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास जो है, मुंबई में एक ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा था, उसमें उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। उसमें भारत में वित्तीय भविष्य को लेकर यानी फाइनेंशियल फ्यूचर जो है भारत का, उसको लेकर उन्होंने 5 सूत्री अपना जो है बात कही है। 5 प्रमुख बिंदुओं पर कहा है जिस पे काम करने की ज़रूरत है अगर भारत को इकोनॉमी के साथ साथ फाइनेंशियल सुपर पावर भी बनना है। हालांकि इसको लेकर RBI अपना 10 साल के लिए अलग से उस पर चल रही है, उसी में से कुछ पहलुओं को इसमें रखा गया है। आइए ज़रा देखते हैं। पहला देखते हैं, भारत चीन LAC पर मतभेदों को कम करने के लिए संपर्क बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। देखिए, कूटनीति में जब कोई वक्तव्य दिया जाता है तो उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसके बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं। कूटनीति में भी होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, और कोर्ट में भी होते हैं। तो कूटनीति में ये जो मतभेदों को कम करने ये जो किया गया है ना, ये शब्द भारत द्वारा मई 2020 के बाद जब चीन ने हमारे तरफ जो है घुसपैठ करने की कोशिश की थी गलवान घाटी में, उसके बाद से संभवतः पहली बार कहा गया है कि LAC पर जो है मतभेदों को कम करने के लिए पहल की गई है। और इससे दिख रहा है कि कुछ अलग से इस पर कुछ चल रहा है, कुछ बातें बन रही है। और क्यों बन रही है और कैसे जान रहे हैं बन रहे हैं, इसको समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दुनिया कोरोना में डूबी थी और चीन ने ही कोरोना दिया था, उसके बाद से जो है मई 2020 में चीन की सेना ने गलवान में हमारे क्षेत्र की तरफ घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि हमारे बहादुर जवानों ने बहुत दृढ़ता से और बहादुरी से उनका जो है मुकाबला किया। लाठी डंडे की ही लड़ाई है, चूँकि LAC पर गोलीबारी नहीं होती है। लाठी डंडे की लड़ाई में भारत की तरफ से 20 से 22 जवान शहीद हुए थे, और अनुमानतः इससे दूने संख्या में, कुछ रिपोर्ट के आधार पर तो 100 भी है, लेकिन हम दूना भी मान लें कि दूने ज़्यादा लोग जो है, यानी जो भारतीय संख्या है उससे दुगना, चीन ने हालांकि स्वीकार नहीं किया, दुगना चीन के तरफ जो है हताहत हुए थे। और उसके बाद से लेकर जो है ईस्टर्न लद्दाख में दोनों तरफ की सेनाएं आई टू आई यानी एक दूसरे से आंखें मिला के खड़ी हैं। 50-60 हज़ार भारत की तरफ से जो है सेनाएं तैयार है, 50-60 हज़ार चीन की तरफ से वहाँ पे सेनाएं रेडी टू है। और ये एक बहुत ही हॉट स्थिति बना हुआ है, उसको शिथिलीकरण करने के प्रयास चल रहा है। उसी को लेकर इसमें कुछ डेवलपमेंट है, उसको हम देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, 29 अगस्त को भारत चीन सीमा रेखा पर एक बातचीत करने के लिए एक तंत्र है, WMC, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ काउंसलिंग एंड जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। उसमें जो है उसकी 31वीं बैठक जो है चीन में हुई है, बीजिंग में हुई है, जिसमें भारत की तरफ से जो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के विदेश मंत्रालय के अधिकारी रहते हैं, उधर से महानिदेशक लेवल के अधिकारी रहते हैं चीन के विदेश मंत्रालय से। इसमें जो चर्चा हुई है, उसके बाद जो वक्तव्य दिया गया है उसमें कहा गया है कि देखिए, दोनों पक्ष शुरू हुए इसमें जो है, उसमें जो गतिरोध को हल करने के लिए जो कूटनीतिक वार्ता है उसमें कुछ प्रगति का संकेत मिला है। कब से? जो मई 2020 के बाद से। क्यों? क्योंकि भारत ने
29 अगस्त को कहा कि दोनों पक्ष ने एलएसी पर स्थिति में मतभेदों को कम करने और बकाया मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के लिए स्पष्ट, रचनात्मक और दूरंदेशी विचारों का आदान प्रदान किया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनका कहना है कि सीमा गतिरोध पर द्विपक्षीय वार्ता में पहली बार मतभेदों को कम करने शब्द का प्रयोग किया गया है भारत द्वारा, और यह कूटनीतिक भाषा में यह बता रहा है कि यह वार्ता में कुछ प्रगति हो रही है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय जो तंत्र है WMCC, उसकी 31वीं बैठक 29 अगस्त को बीजिंग में आयोजित की गई थी। तो उसी में वार्ता के बाद ये कहा गया है कि हम मतभेदों को कम करने पर और पहलू पर बल दे रहे हैं। ये बता रहा है कि भारत और चीन के सीमा विवादों के बीच जो तनाव है या जो कुछ है उसमें प्रगति हो रही है, यानी बात आगे बढ़ रही है। तो वो प्रगति होने के पीछे की वजह क्या है, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो ये प्रगति की बात कही जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों कह रहे हैं और क्यों हो रही है। तो देखिए, अभी कल ही परसों में जल्दी ही रूस ने कहा है, 1-2 दिन पहले ही रूस ने कहा है कि रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। रूस अध्यक्षता कर रहा है रूस के कजान शहर में। वहाँ पे हर देश के राष्ट्राध्यक्ष, ब्रिक्स के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जा रहा है और राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री के दौरे की भी कन्फर्मेशन हो गया है, इसकी बात रूस ने कहा है। अब जब रूस ने ये कन्फर्म कर दिया है कि कजान में, जो रूस का कजान शहर है जहाँ पे ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा, वहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे, चीन के राष्ट्रपति भी आएंगे, तो उस शिखर सम्मेलन के इतर संभावना है कि दोनों के बीच में कुछ वार्ता होगी। ऐसे में एक तैयारी की जा रही है कि जब दोनों लोग बीच वार्ता के टेबल पर बैठे, वो भी रूस में बैठे, जो दोनों देशों का बहुत सहयोगी है, स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत सहयोगी है। वो रूस एक तरह से देखा जाए तो मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका अदा कर सकता है, हालांकि दोनों के बीचों की किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, बात रूस ने भी कह रखा है और भारत और चीन ने भी कह रखा है कि हमें मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। फिर भी ये है कि एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, उस पर कुछ सकारात्मक बातें हो सके, इसके लिए कुछ कॉन्क्लूसिव बातें की जा रही है। और जो इसमें कहा जा रहा है कि और ये कैसे सक्सेस हो रहा है, तो देखिए इसमें जो वक्तव्य है उसी में कहा गया है कि जुलाई 2024 में दोनों देशों के विदेश मंत्री अस्ताना में भी मिलते हैं, वियंतियन में भी मिलते हैं। और उन बैठकों द्वारा उन्होंने कहा कि इस अपनी बात चर्चा में तेजी लाने के लिए इन लोगों ने मार्गदर्शन दिया था। भारत के विदेश मंत्री ने अपने देश को दिया था, यानी जो अधिकारी लेवल के लोग हैं उनको उस पर मार्गदर्शन दिया था। और पिछले महीने आयोजित जो है WMCC की बैठक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए दोनों पक्षों ने मतभेदों को कम करने और लंबे मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित पर विचारों का स्पष्ट, रचनात्मक और दूरदर्शी आदान प्रदान करने की बात की है। यानी कि एक तो चूंकि सम्मेलन होने वाला है इसलिए ये प्रगति दिखाई दे रही है, दूसरे जुलाई में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस पर आगे बढ़ने या इसका कुछ पहल आगे बढ़ने की बात जो है की है, जिससे भी संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही में इसमें यह कहा गया है कि जब विदेश मंत्रालय जुलाई में हुआ था तो उसने कहा था कि दोनों पक्ष स्थापित राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से मोमेंटम को बनाए रखे हैं। जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही, जब वो जुलाई में हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो बातचीत की मोमेंटम को बनाए रख रहे हैं। अब की बार क्या कर रहा है कि इस बार गंभीर संपर्क है ना, इंटेंसिव जो है कोऑपरेशन को रेखांकित किया गया है, जो वार्ता में तत्कालिकता या अर्जेंसी की दिखाती है। यानी शब्द बदल गए, पहले मोमेंटम को बनाए रखे हैं, अब कहा कि गंभीर संपर्क बनाए रखे हैं। तो दोनों शब्दों से लग रहा है कि अब चीजें थोड़ी सी अर्जेंसी की तरफ है कि जल्दी जल्दी इसको किया जाए। एक बात और है, WMC की बैठक होती है, उसके बाद सैन्य कमांडरों की बैठक होती है, फिर इस पे होती है, ऐसा अभी परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सैन्य कमांडरों की मीटिंग छोड़ दी गई है, कूटनीतिक पहल की बात होने के बाद फिर कूटनीतिक पहल की बात हो रही है, यानी कूटनीतिक स्तर पे ही इसको मामले को सुलझाने पर बल दिया जा रहा है। साथ ही में जुलाई की जो बैठक हुई थी उसमें विदेश मंत्रालय ने एक और शब्द प्रयोग किया था, वो कहा था कि शांति और सौहार्द की बहाली और वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ द LAC एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये दो ऐसे, यानी इन पहलुओं को उसने कहा था कि द्विपक्षों की समान स्थिति की बहाली के लिए एक आवश्यक आधार है, जिसमें से रिस्पेक्ट ऑफ LAC एक एन जो है एसेंशियल बेस,
यानी एन इसेंशियल बेस, यानी कई सारे इसेंशियल बेस में से एक इसेंशियल बेस वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान भी है। ये बात जुलाई में कही गई थी। अभी जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य स्थिति की बहाली का आवश्यक आधार है। इंग्लिश में द इसेंशियल, एन इसेंशियल से द इसेंशियल आ गया, यानी कि ये बात बनने लगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान दोनों देशों द्वारा वो इस कह सकते हो कि अटमोस्ट है, उसको करना होगा, तभी ये बातें आगे बढ़ेंगी। तो ये पहलू और वो जो होने वाला सम्मेलन है अक्टूबर में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, जिसपे हो सकता है कि उसके साइड लाइन पे दोनों देशों द्विपक्षीय वार्ता तो हो, मतलब उसको आप ऐसे कह सकते हैं ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन हाँ वो लोग बातचीत तो करेंगे ही करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो उसमें संभावना है कि कुछ बातें आगे बढ़ जाए। और जो हमारे लिए उसमें मामला है वो पूर्वी लद्दाख में जिस पे बात है टकराव का है, वो पूर्वी लद्दाख में LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो टकराव का बिंदु है वो कुछ ये है। ये देखिए LAC का जो है पूर्वी लद्दाख का ये हिस्सा है। ये हमारा अक्साई चीन जिसको इसने ले लिया है, एक तो कुछ इधर का हिस्सा लिया है, इधर से कुछ उसने पाकिस्तान ने दे दिया है जो है यहाँ तक, और कुछ चीन ने ले लिया है। और यहाँ से जो है 61-62 की लड़ाई के बाद ये ले लिया गया है। तो इसी पे कुछ है, जैसे गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन है, एक यहाँ पे है, गलवान वैली है, यहाँ पे हुआ था जो है मई 2020 में। और ये नॉर्थ बैंक ऑफ जो है पेंगांग सो, नाम भी थोड़ा सा पेंगांग सो लेक है, उसका नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक, यही कुछ 3-4 बिंदु हैं जहाँ पे चल रहा है, जिसमें से डेप्सांग मैदान और डेमचोक ये पहले से चले आ रहे हैं। और इसमें जो है पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को जो है, हालांकि यहाँ पे भी था लेकिन उसको पहले पीछे हटा के वो स्थिति बहाल हो गई है। अभी नॉर्थ बैंक ऑफ पकांगसो और साउथ बैंक ऑफ पकांगसो और डेप्सांग और डेमचोक वाली स्थिति जो है बनी हुई है। और इस पे अगर बफर जोन बन जाता है, यानी उस तरह की स्थिति हो जाती है कि सब अपने अपने सीमा में बाहर चले जाएं, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक इसमें समाधान तलाशा जा सकता है। क्योंकि मई 2020 के बाद से जब गलवान का हुआ था, उसके बाद लद्दाख में, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में 50 से 60 हज़ार सैनिक भारतीय और उधर दोनों लोग सीमा रेखा पे आमने सामने हैं। और उम्मीद की मतलब संभावना व्यक्त की जाती है, आशंका, संभावना क्या बल्कि आशंका व्यक्त की जाती है कि कभी भी स्थिति खतरनाक रूप से रंग ले सकती है। इसलिए वहाँ पे शांति बहाली की जाए, लेकिन उस पर भारत का जो पक्ष है कि LAC पर सम्मान होना चाहिए। और उसको लेकर कहा गया है कि कहीं न कहीं तनाव कम, यानी मतभेद कम हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं बात बन रही है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। और अगर हम थोड़ा सा WMCC के बारे में देख लें, यानी भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र, तो इसके बारे में जो पहली बार जो एक तंत्र के रूप में सुझाया था, वो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री 2010 के जो है वेन जियाबो थे, वो भारत आए थे, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था। और बाद में 2012 जनवरी 2012 से ये कार्यतंत्र लागू है। यह भारत चीन सीमा क्षेत्रों में प्रबंधन के लिए परामर्श और समन्वय, ठीक है, परामर्श और समन्वय हेतु एक संस्थागत तंत्र के रूप में ये कार्य करता है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के सीमा सुरक्षा कर्मियों के बीच संचार सहयोग को भी मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान करना होता है। इसमें अगर देखें तो एक हमारे यहाँ के जो भारत के विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं, वो भारत की तरफ से नेतृत्व करते हैं। और चीन के विदेश मंत्रालय में, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्रालय में जो है, जो डायरेक्टर जनरल लेवल का जो अधिकारी होता है, महानिदेशक लेवल का अधिकारी, उसके द्वारा इसमें ज्वाइंट में मीटिंग जो है अध्यक्षता की जाती है। बाकी इसमें सैन्य और अन्य लोग भी जो है इसमें सुरक्षा जो है विशेषज्ञ या सुरक्षा के जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये कूटनीतिक आधार है। ये अमूमन जो बातचीत होती है कभी कूटनीतिक होती है, फिर सैन्य कमांडरों की होती है, लेकिन अभी लगातार जो है कूटनीतिक स्तर पे ही बात चल रही है। और लग रहा है कि कुछ बात बन सकती है अक्टूबर ब्रिक्स सम्मेलन के पहले। ठीक है, चलिए तो इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं INS अरिघात, कई जगह अरिघाट कह रहे हैं, लेकिन संस्कृत में वो अरिघात है। अरिघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला।
अरिहंत जो है वो भी शत्रुओं का ही इसी तरह का नाश है, तो अरिघात भी शत्रुओं का नाश करने वाला है। और यह भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी है। पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है और अरिहंत श्रेणी के और भी पनडुब्बियों पे काम चल रहा है, उससे और ज़्यादा शक्तिशाली पनडुब्बियों पर काम चल रहा है। अभी 13 अगस्त पर ही इसको लेकर एक संभावित न्यूज़ थी कि इसे एक आध महीने के अंदर जो है, 1-1.5 महीने के अंदर जो है, न्यूज़ वाले कह रहे थे कि इसे जलावतरण कर दिया जाएगा, नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन 13 और 29 15-16 दिन बाद ही जो है इसे रक्षा मंत्री ने विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी को जो है सौंप दिया है। इंडियन नेवी में इसे शामिल कर लिया है और इसके शामिल करते ही भारत जो है रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परमाणु पनडुब्बियों को जो है हमारे 2 परमाणु पनडुब्बी हमारे पास शामिल हो गई हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड क्या है, ज़मीन से, हवा से और जल के नीचे से जो हमारी मार करने की क्षमता है उसको ये पूरा कर रहा है। और जो हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें जो नो फर्स्ट यूज है, उसके लिए जो हम स्ट्रेटेजिक रूप से न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए आवश्यक है कि हमारे पास द्वितीय प्रहार क्षमता हो, उसको मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हालांकि हमारे पास INS अरिहंत था, उसके पहले हमने रूस से अकुला श्रेणी का जो परमाणु पनडुब्बी लिया था INS चक्र था, उसको हमने वापस कर दिया क्योंकि हमारे पास अपना खुद का आज गया। एक हमने और भी बना लिया है और 2 भी बनने वाले हैं और 6 के लिए हमने कार्य शुरू कर दिया है। तो यानी ढेर सारे हमारे पास परमाणु पनडुब्बी होने वाली है, क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप विकास करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी और चीज़ों को आइए हम देखते हैं क्या मामला है। चर्चा में देखा जाए तो 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में INS अरिघात ये जो शामिल होने के साथ भारत को अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी मिल गई है। देखिए, परमाणु पनडुब्बी कहने का अर्थ है कि इसमें 2 पहलू है। एक तो कहा जाता है कि न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन, वो डीजल आधारित भी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या है कि न्यूक्लियर कैपेबल यानी वो न्यूक्लियर हथियारों को उससे छोड़ा जा सके। दूसरा होता है कि ये परमाणु पनडुब्बी में ये न्यूक्लियर पावर है, यानी परमाणु चालित होती है, यानी इसमें परमाणु रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है और इस पर नाभिकीय मारक क्षमता भी होती है, हथियारों को ले जाने की क्षमता भी होती है। और ये दोनों तरह से है, ये न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल से युक्त है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए न्यूक्लियर डिटरेंस में जो सेकेंड स्ट्राइक वाली पावर देती है उसमें ये मजबूत करने वाला है। और ये जो INS अरिघात है, इसके पहले हमने 2016 में INS अरिहंत जो किया था, उसके साथ ये मिलकर देश की परमाणु तिकड़ी यानी हवा, जमीन और समुद्र के प्लेटफॉर्म से परमाणु मिसाइलों को दागने की क्षमता को ये मजबूत करेगा। जब इसे लॉन्च किया गया किसके द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, विशाखापत्तनम में इस अरिहंत श्रेणी की, तो उन्होंने जो कहा वो महत्वपूर्ण है अपने स्टेटमेंट में। देखिए, INS अरिघात परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेसिटी को बढ़ाएगा, क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करेगा और देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। देखिए, शांति में स्थापित करने में परमाणु पनडुब्बी कैसे मदद करेगा, तो देखिए कई बार क्या होता है कि आप कमज़ोर होते हैं ना, तो आप पे लोग, जैसे देखिए कोई व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उस पर बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, लेकिन जब इस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम रहता है, मजबूत रहता है, तो बहुत सारी बीमारियां उसको वैसे भी नहीं पूछती भी हैं तो उसका वो मुकाबला करने में सक्षम होता है। इसीलिए हम जो ये अस्त्र शस्त्र ले रहे हैं, कई बार को लोग लगता है कि ये अस्त्र शस्त्र ले रहे हैं तो ये लड़ने के लिए लिया जाता है, नहीं, ये लड़ने के लिए नहीं लिया जाता है, ये अपने देश में शांति स्थापित करने के लिए लिया जा रहा है कि हमें बाहर से हमले का डर रहे, और वो हमले का डर जो बाहर यानी हमले का डर से बचना जो होता है उसके लिए आपके पास डिटरेंस पावर या प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता क्या है कि अगर तुम हमको हमला करते हो तो हम तुम पे ऐसा जवाबी कार्रवाई करेंगे कि तुम भूल नहीं सकते हो। और वो जो चीज़ें होती है, जो वो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है न्यूक्लियर डिटरेंस। नाभिकीय प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि उसके जरिए म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या
परस्पर है ना पूर्ण विनाश की क्षमता होती है, जिसको लेकर दो न्यूक्लियर पावर देश आपस में टकराने से बचते हैं। लेकिन इसमें कई बार चीज़ें क्या होती है कि एक बार क्षमता हो जाए, जैसे कुछ देश होते हैं वो कहते हैं कि वो फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे न्यूक्लियर, लेकिन भारत चूंकि शांति का देश रहा है इसलिए उसने कहा है कि वो नो फर्स्ट यूज करेगा, पहला आक्रमण जो है नाभिकीय आक्रमण हम नहीं करेंगे। ऐसे में हमारी स्थिति थोड़ी न्यूक्लियर रूप से कमज़ोर हो जाती है। हालांकि कूटनीतिक रूप से ये हमको अपने जो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने में तो सक्षम रही, लेकिन ये हमें न्यूक्लियर डिटरेंस में हमें कमज़ोर कर देती है। इससे बचने के लिए हमारे पास द्वितीय प्रहार क्षमता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर कोई हम पे हमला करे, अगर परमाणु बम से भी हमला करे तो हम उससे बच सकें, और उसके बाद इतना ज़्यादा हम सक्षम उस पर हमला करने में हो सके कि वो फिर पहली बार हमला करने के पहले ही सोचे कि हमने अगर एक मिसाइल परमाणु दागी तो भारत का तो जो होगा, इसके बाद जो भारत हम पे करेगा वो हमारा पूर्ण विनाश कर देगा। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लॉन्ग रेंज मिसाइलें होती हैं, डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, न्यूक्लियर ट्रायड होता है, और उसमें भी जो सबमरीन से छोड़ा जाता है, और उसमें भी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है वो न्यूक्लियर ट्रायड को बहुत ही एनहांस करती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल होती है, न्यूक्लियर पावर होती है, न्यूक्लियर कैपेबल होती है, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ सकती है। तो डीजल से भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये क्या होते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं। एक बार जो है उसमें थोड़ा हथियार, उसमें ईंधन भरा, न्यूक्लियर ईंधन भरा, और वो पानी में कहीं खो गए, कहीं पड़े हुए हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ पे है। और ऐसे में जो शत्रु देश होता है वो भयाक्रांत होता है कि भारत की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सबमरीन कहाँ पे खड़ी है, पता ही नहीं चलता है। आप याद करिए अभिनंदन का समय, एक पाकिस्तान के संसद में एक भाषण है कि प्रधानमंत्री ने बताया, विदेश मंत्री के पास जनरल आए और कहे कि खुदा का वो है कि अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं भारत हमला करने वाला है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन कराची के पास डॉक कर गई थी, हमारी अरिहंत। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, और उसके बाद वो मामला टल गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो है, ये बातें ये कह रहे हैं, ये हमारे लिए समझिए कि क्यों हमारे लिए न्यूक्लियर कैपेबल न्यूक्लियर सबमरीन की हमारे लिए ज़रूरत है। यही देखिए, इसीलिए भारत रणनीतिक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण जो है परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम चला रहा है, जो हमने बताया था। और ये 3 दशक पुराना है, आज से नहीं, ये 3 दशक पहले से चल रहा है, लेकिन उसमें प्रगति अब तेजी से आई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ प्रौद्योगिकी जो है वो हम, जैसे कि जो उसके वेसल बनाने की जो प्रौद्योगिकी थी, उसके लिए जो स्टील चाहिए था, नेवी ग्रेड स्टील चाहिए था सबमरीन और या एयर जो है, जो बाकी डिस्ट्रॉयर या जो है फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, वो स्टील अभी हाल फिलहाल में बनी है, कुछ 10-5 साल पहले बनी है, 10 साल 12 साल पहले बनी है। उसके बाद से हमारी इस क्षमता में देखेंगे कि नेवी ने अपनी खुद की क्षमता में बहुत ही इजाफा किया है। और 2016 में जो INS अरिहंत श्रेणी की थी, वो जो है पहला पोत हमारा INS अरिहंत 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसने 2018 में अपना पहला निवारक गश्त किया था, डेटरेंस गश्त किया था। इस प्रकार भारत के न्यूक्लियर ट्रायड की स्थापना पूरी हुई थी। अक्टूबर 2022 में इससे SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का भी संपन्न जो है सफल परीक्षण किया गया था, यानी कि ये न्यूक्लियर सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की जो इसकी क्षमता है उसको भी प्रदर्शित किया गया था। और अभी अगर देखा जाए तो INS अरिहंत को इसी श्रेणी का फिर से शामिल भी कर लिया है। और इस वर्ष भारत ने 6 और इसी तरह के न्यूक्लियर सबमरीन, बल्कि इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन वाले न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि भारत हिंद महासागर और उसके बाहर ओपन के सागर के क्षेत्र में भी अपना दावा जारी रखेगा। देखिए, जब मैं बार बार हिंद महासागर की बात आती है तो मैं ये बताता हूँ कि एक नौसैनिक शक्ति के एक विचारक हैं A.T. महान, उन्हीं की बातों पे चलता है अमेरिका, और भी दुनिया के देश चलते हैं नौसेना वाले। वो कहे थे कि 21वीं सदी हिंद महासागर की है, और जो आपको दिखाई ही दे रही है। और उसमें ये भी कहा गया था कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है, और जैसे जैसे भारत शक्तिशाली होगा
उसको और संपन्न होना पड़ेगा, तो उसको अपने ब्लू इकॉनमी पर बल देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ताकत भी चाहिए कि आप अपने ब्लू इकॉनमी को सुरक्षा भी दे सकें। ऐसे में भारत को इस तरह के नौसैनिक साजो सामान की ज़रूरत पड़ेगी ही, और उसी दिशा में भारत काम कर रहा है। आइए थोड़ा सा आइनस अरिघात की कुछ विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, संस्कृत का शब्द अरिघात है, जिसका अर्थ होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। यह परमाणु पनडुब्बी बेजोड़ प्रतिरोध के साथ अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह अरिघात जो है अरिहंत श्रेणी की ही है, दूसरी पनडुब्बी है, और इसमें भी अरिहंत की तरह 83 मेगावाट का जो है प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर है, यानी समुद्र के पानी से ही इसका काम चल जाएगा। इसके लिए भारी पानी लाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी इसकी स्टील क्षमता और ज़्यादा है। और यह इसे जो है पारंपरिक पनडुब्बियों के तुलना में लंबे समय तक पानी में रहने की अनुमति देता है। 6000 जो है टन की इसकी विस्थापन क्षमता है। इसमें जो है आइनस अरिघात में 4 ऐसे लॉन्च ट्यूब हैं, जिससे 4 K4 SLBM मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। जो K4 मिसाइल है उसकी क्षमता जो है 3500 किलोमीटर तक की है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, और ये कह सकते हो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। 4 K4 3500 किलोमीटर वाली क्षमता की, साथ ही में इसी में K15 जो कि 700 से 750 किलोमीटर क्षमता वाली भी बैलिस्टिक मिसाइल है। 12 उस तरह की मिसाइल भी इससे लॉन्च किया जा सकता है। जिस K15 मिसाइल को भी ज़रूरत पड़ने पर उसको न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक दृष्टि से न्यूक्लियर उस पर अस्त्र ले जाने में वो सक्षम हो जाती है। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो इसकी क्षमता है K4 मिसाइल लॉन्च करने की, K15 मिसाइल लॉन्च करने की, ये न्यूक्लियर डेटरेंस को हमारे लिए मजबूत करती है। लेकिन सिर्फ ये न्यूक्लियर डेटरेंस तक ही नहीं है, ये परंपरागत आइनस अरिघात टारपीडो से और भी कई अस्त्रों से सुसज्जित है, जो परंपरागत पनडुब्बी युद्ध में ये अपनी बचाव कर सकती है और कई सारी खुफिया जानकारी भी इकट्ठा कर सकती है। और एक इस पनडुब्बी की खास बात यह है कि यह अपने प्रणोदन प्रणाली से लेकर जो भी इसमें तंत्र ज़्यादातर लगा है, उसमें 90-95% तक का जो ये तंत्र है वह भारत की स्वदेशी है, यानी खुद का अपना इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। ये भी इसकी विशेषताएं हैं। अगर आईएनएस अरिघात का सामरिक महत्व देखें तो जो अभी वो सारी चीज़ें हम आपको बताए थे कि हम इंडियन ओशियन में ब्लू इकॉनमी है, तो हमें वो सारी चाहिए, हमें वो डेटरेंस पावर चाहिए, और वो डेटरेंस पावर में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता के कारण ये पूरी तरह से, यानी K4 और K15 जो मिसाइल लॉन्च करने की इसकी क्षमता है, जो न्यूक्लियर पावर्ड है, इसलिए बहुत स्टील्थ होकर काफ़ी समय तक अंदर रह सकती है। ये कुछ क्षमताएं इसे न्यूक्लियर डेटरेंस देती है। साथ ही में जो इसके द्वारा परंपरागत युद्ध लड़ने की जो इसकी क्षमता है, और वो भी इसे जो है पनडुब्बी रोधी युद्ध और खुफिया जानकारी जुटाने आदि में भी इसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये हमारे आईएनएस अरिघात के बारे में हो गया। आइए जो तीसरा समाचार है उसके बारे में ज़रा चर्चा कर ले। ये एक एक्चुअल में एक फेस्टिव हो रहा था, फिनटेक ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव। फिनटेक मतलब कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, उसको फिनटेक बोलते हैं। उसका फेस्टिवल मुंबई में हो रहा था। उसमें भारत के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास वहाँ पे गए थे, उन्होंने अपना भाषण दिया था। उसमें उन्होंने 5 सूत्रीय रणनीतियाँ बताई थी। भारत को अगर भविष्य का वित्तीय जो ताकत बनना है या वित्तीय भविष्य को लेकर 5 सूत्रीय रणनीतियाँ बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की बात है, और उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की थी, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की बात की थी, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग या आप कह सकते हो कि संधारणीय जो है वित्तीयन की बात की थी, और जो बैंक फाइनेंशियल या वित्तीय अवसंरचना है, इन 5 पहलुओं को उन्होंने बढ़ावा देने की बात की थी, क्योंकि उनका कहना है कि ये सब बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा टैक्स सेवी यानी जो तकनीक से जो तकनीक के प्रति जो जागरूक है या तकनीक का इस्तेमाल करने वाला बहुत बड़ा जनसंख्या है, और हम उस दिशा में भी जा रहे हैं जहाँ पे अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे दिया जाए, इन 5 चीज़ों पे, तो भारत भविष्य की एक फाइनेंशियल पावर भी बन सकती है। तो आइए ज़रा सा हम देखते हैं, परिचय के रूप में देखें
तो देखिए मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा था। इसी में आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि भारत एक तेजी से बढ़ते आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने पर इन्होंने कहा कि प्रकाश है, और इसकी तकनीकी प्रेमी जनसंख्या आबादी और तेजी से बढ़ते फिनटेक इकोसिस्टम जो है उसके कारण भारत एक तेजी से बढ़ती आर्थिक महाशक्ति है। ये क्यों कहा? उनका कहना है कि भारत में है 11,000 फिनटेक कंपनियां और पिछले 3 वर्षों में 6 अरब डॉलर का जो है फाइनेंस उसको मिला है फिनटेक 11,000 फिनटेक कंपनियों को लेकर। ये बताता है कि भारत के वित्तीय परिदृश्य में भविष्य को आकार देने के लिए जो है वो कह रहे हैं कि हमें 5 रणनीतिक प्राथमिकताओं को और ध्यान दे दे तो भारत एक फाइनेंशियल सुपर पावर बन सकता है। वो 5 कौन कौन है वो अभी हमने जैसे बताया, उन्हीं को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा देना। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और ये उसके हमारा जो इंडेक्स है वित्तीय समावेशन इंडेक्स उसमें भी दिखाई देता है, जहां मार्च 2021 में ये इंडेक्स 53.9% था। ये इंडेक्स क्यूमुलेटिव होता है, यानी साल दर साल उसमें चीज़ें जुड़ती जाती है। ये मार्च 24 में यानी अगले 3 साल में बढ़ के 64.8 हो गया है, और ये लगातार बढ़ भी रहा है। और इसमें मदद कौन कर रहा है? इसमें केंद्र की जो केंद्रीय भूमिका है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसके 28 यानी परसों जो है जिसके 10 साल पूरे भी हुए हैं उसकी उसमें भूमिका है। इसके 10 साल का उसका जो है कार्यान्वयन ने ये वित्तीय समावेशन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कैसे की है? आरबीआई गवर्नर कहते भी हैं कि इसके द्वारा 53 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। उन खातों में से 66% से ज़्यादा खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। उन खातों का 55% से ज़्यादा महिलाएं हैं। और शुरुआती संदेह के बावजूद कि लोग संदेह कर रहे थे कि ये जीरो फ्रिल अकाउंट है, इसमें पैसा नहीं है, लोग पैसा जमा करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी हमने कल ही पढ़ाया था कि इन 53 करोड़ 60 लाख खाते हैं। ओवरऑल एक्चुअल डेटा अगर 14 अगस्त 2024 तक का देखा जाए तो उसमें 2 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा जो है पैसा जमा है। तो इसी को कह रहे हैं कि इस बात पर वो जोर दिया कि अगले 2 दशक तक, अभी 1 दशक तो कहे ये है, अगले 2 दशक तक, यानी जब भारत अपने चूँकि 2 दशक मतलब 24 है, 44-45 यानी जब हम आज़ादी के 100वां साल मना रहे होंगे उस दौरान कह रहे हैं कि भारत को उन क्षेत्रों पर भी हमें फाइनेंशियल सेक्टर को ध्यान देना चाहिए जो अभी तक जिन पर अभी कम ध्यान दिया गया है। यानी जो अंडर सर्व्ड जो हैं, यानी वो क्षेत्र कौन है? गरीब लोग हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जिनको अभी उतना बैंकिंग सेक्टर या कह सकते हो बैंकिंग खाते तो खुले हैं, लेकिन और भी जो बैंकिंग सेवाएं हैं, खास तौर से जो लैंडिंग सेवाएं हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाई है। उस तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना पड़ेगा, और उसमें फिनटेक कंपनियां ये जो गैप है इसको पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। तो सबसे प्रायोरिटीज़ वाला क्षेत्र है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा प्रायोरिटीज़ बताया वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देना। गवर्नर का कहना है कि भारत की वित्तीय प्रणाली में जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा होता है, और उन आरबीआई के एक पहल यूनिक लैंडिंग इंटरफेस या यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की बात कर सकते हैं, जो ये आरबीआई की पायलट परियोजना है। इसके बारे में अभी 1-2 दिन पहले भी पढ़ाया था। ये एक्चुअली में यूपीआई की तरह ही एक है, जिसमें जो ऋण लेने के लिए जो बैंकों को किसी को ऋण देने के लिए जो भी सूचनाएं चाहिए होती है, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या विभिन्न संस्थाओं के पास होती है, अलग अलग खांचे में है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया जा सकता की व्यवस्था है आरबीआई का, जिसके जरिए जो है जो ऋणदाता है यानी बैंक आदि को किसी को ऋण देना जो है आसान हो सके, जैसे यूपीआई के तहत पेमेंट करना आसान हो गया है। तो वही बात कह रहे हैं आरबीआई गवर्नर की जैम जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के साथ यूपीआई के साथ मिलके यूआईएल या यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या किया जा सकता है, परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है। तीसरा जो उन्होंने क्षेत्र बताया वो बताया है कि साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे फिनटेक का प्रभाव बढ़ता जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे लिए साइबर सुरक्षा का भी चुनौती बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि
देखिए, पहले जो साइबर थ्रेट्स दिखाई दे रहे थे वो शहरों में दिखाई दे रहे थे, पढ़े लिखे लोग उससे शिकार पहले हो रहे थे। बाद में वो रूरल एरिया में भी जाना शुरू हो गए। उसके दो कारण, एक तो रूरल एरिया में भी टेक्नोलॉजी ने फिनटेक टेक्नोलॉजी ने अपना पैर पसारे हैं, साथ ही में शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या कम पढ़े लिखे क्षेत्रों में उतनी जागरूकता नहीं है। ये पहलू ये भी बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम है, इस तरह की और भी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको पालन करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से उन्होंने कहा, अपने इस बात में कहा कि जो बैंक हैं उनमें जो फिनटेक फर्म हैं, विशेष रूप से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं, उनको ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की अपनाने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें वित्तीय उत्पादों और निष्पक्ष ऋण प्रथाओं को पारदर्शिता सुनिश्चित करने की। ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वो साइबर खतरों के खिलाफ निरंतर सतर्कता बरतेंगे और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे। ये बात भी आरबीआई गवर्नर का कहना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और पहलू को छुआ है जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए आगे है, वो है दीर्घकालीन संधारणीय वित्तीयन पर को बढ़ावा देना, यानी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फाइनेंसिंग पर जो है बल देना है। गवर्नर का कहना है कि दीर्घकालीन संधारणीय या सतत वित्तीयन के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि और साथ ही में इन्होंने एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और आरबीआई की ग्रीन डिपॉजिट जैसी पहलों का हवाला दिया। हालांकि उनका कहना है कि ये संधारणीय या सस्टेनेबल जो फाइनेंसिंग है, इसके क्षेत्र में स्केलेबिलिटी यानी व्यापकता के स्तर पर एक चुनौती बनी हुई है कि अभी उतने बड़े पैमाने पर इसे लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो ग्रीन बॉन्ड का मार्केट है उसका विस्तार होना में अभी समस्या बनी हुई है। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रौद्योगिकी जो है या टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। उसमें भी कौन सी प्रौद्योगिकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा, जो बड़े डेटा हैं लोगों से या पर इन्वायरमेंट से जुड़े हो उसमें, और प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर बैंकों और निवेशकों को पर्यावरणीय जोखिमों का आकलन करने में ये सक्षम बना सकते हैं। और इसलिए उनका कहना है कि अगले 2 दशकों में सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में ये प्रौद्योगिकी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन को ये फाइनेंशियल टेक हमारे लिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारे लिए योगदानकर्ता हो सकता है। चौथा का बल्कि पांचवा वो है वित्तीय अवसंरचना को मजबूत करना है। गवर्नर का कहना है कि वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता जो है, क्योंकि विशेष रूप से सीमा पार भुगतान के क्षेत्र में, यानी जो ट्रांस बॉर्डर यानी एक देश से दूसरे देश, खासतौर से देखिए भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, बहुत सारे भारतीय बाहर रहते हैं, उनके द्वारा पैसा भेजा जाता है और अनुमान के तौर पे अगर वो 100 रुपया भेज रहे हैं तो उसको भेजने पे उनको लगभग 5 से 6 रुपये का खर्चा आता है। जबकि भारत में भी पहले कभी पैसा भेजने पे 100 रुपये पे 2 से 3 रुपये, मनी ऑर्डर में तो और भी ज़्यादा आ रहा था, लेकिन 2% 3% खर्च आ रहा था। आज कितना आता है यूपीआई के तहत? तो लगभग जीरो, यानी कुछ पेमेंट को छोड़ दिया जाए तो लगभग जीरो आता है। और हम जो बाहर से जो रेमिटेंस आ रहा है उसको जितना कम कर सकें उतना हम अपने रुपए को मौद्रिक स्तर पे भी का जो है वैश्विक स्तर पे उसके महत्व को बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे लोग रेमिटेंस भेजते हैं उसमें भी बढ़त हो सकती है। इसको लेकर ये पहल है, आरबीआई जो है यूपीआई और रुपए को लेकर वैश्विक बनाने की पहल कर रही है। इसमें इनमें उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसे सावधानीपूर्वक और संतुलित तरीके से अपनाना होगा और इससे जोखिमों को समझने का भी आह्वान किया। खासतौर से वित्तीय क्षेत्र के लिए अवसर के अगले मोर्चे के रूप में उन्होंने कहा कि इंटरनेट्स ऑफ थिंग जो है वो इसकी क्षमता पर ये महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो गवर्नर कह रहे हैं कि एक ऐसे भविष्य की यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं जो एक भारत के एक मजबूत और लचीले वित्तीय तंत्र के लिए प्रौद्योगिकी, समावेशन और संधारणीयता का संगम होगा। उनके द्वारा जो प्राथमिकताएं बताई गई हैं, क्या क्या बताई गई हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बल देने की बात की गई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की बात की गई है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की बात की गई है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग पर बल देने की बात की गई है, वो भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फाइनेंसिंग पर बात की गई है, और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की। ये जो 5 प्राथमिकताएं या 5 सूत्री प्रायोरिटीज़ उन्होंने बताई है, अगर उसको बल दिया जाए
और साथ में इस अगर पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और इंटीग्रिटी सुनिश्चित किया जा सके तो भारत निश्चित ही एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल पावर बन सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए हमारे लिए इतना ही है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, इसका PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।